नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आपको पता है कि कल हमारी सीजीएल मेंस की आंसर की आ गई है, सीजीएल मेंस 2025 की। तो हम सारे लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे और बेहतरीन अंदाज में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और इस बार एसएससी ने एक चीज अच्छी की है कि इस बार इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आया। 3-4 बार मैंने एनालिसिस कर लिया है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं। मैथ्स में सुनने को मिल रहा है कि एक आध क्वेश्चन गलत है, वो आपको गगन सर बता ही देंगे। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द हाईलाइट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हाईलाइटेड सेगमेंट को हमें सब्स्टिट्यूट करना, जो सेंटेंस में दिया रखा है हाईलाइटेड सेगमेंट उसको चेंज करना, मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। क्या लिखा है, टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर व्हेन द बॉल रोल्ड टूवर्ड्स हिम। जब बॉल उसके पास आ रही थी, टॉम के पास आ रही थी, टॉम की तरफ आ रही थी, तो वो किसके बगल में खड़ा था? स्कूल हाउस पोस्टर के बगल में खड़ा था। अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है बिसाइड, आपको पता ही है, एक होता है बिसाइड और दूसरा होता है बिसाइड्स। दोनों में अंतर क्या होता है? बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में खड़ा होना, बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में। और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, किसी के अलावा, इन एडिशन टू। इसको हम क्या बोलते हैं? इन एडिशन टू, किसी के बगल में खड़ा होना और किसी के अतिरिक्त। अब बताओ, कोई खड़ा है तो किसी के अतिरिक्त तो नहीं खड़ा है, किसी के अलावा तो नहीं खड़ा होगा। कोई व्यक्ति अगर खड़ा हुआ है कहीं पे तो वो बगल में खड़ा हुआ होगा। तो पहले तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे वॉज है, वॉज या वर कभी भी आता है, वॉज या वर कभी भी आता है अगर एक्टिव वॉइस होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और पास्ट इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वो खड़ा है, खड़ा होने का काम अभी भी हो रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस ही है। और कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो स्टैंड तो ऐसे ही गलत हो गया, स्टूड इसलिए गलत हो गया क्योंकि पैसिव वॉइस नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्टैंडिंग बिसाइड द स्कूल हाउस पोस्टर, क्योंकि वॉज या वर आ रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है किसी के अतिरिक्त। अगर कभी आ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब भी होता है बगल में या उसके अगला, तो नेक्स्ट के साथ क्या आता है? टू। क्लोज का मतलब होता है किसी के पास में या बगल में, उसके साथ भी आता है टू। और एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, उसके साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन कौन सी आती है? टू आती है। ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में काम आएगा, जो प्री का एग्जाम दोगे अगली बार उसमें सारी चीजें काम आएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव। 4 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क की स्पेलिंग क्या होती है? GROTE होती है, ये गलत हो गया। GROW नहीं होती, ये गलत हो गया। GROTESQUE यही सही होगी। ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीब सा, पेक्यूलियर। क्या हो? अजीब सा हो, पेक्यूलियर हो। इसी को हम इनेप्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनेप्ट भी बोल सकते हैं, ऑकवर्ड भी बोल सकते हैं, ऑकवर्ड। ठीक है भैया। वियर्ड भी बोल सकते हैं, गाउच भी बोल सकते हैं, बीजेर, BIZARRE ये भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में कौन सा ऑप्शन सही था? सी, GROTESQUE, सी सही आंसर था। फिर से चलते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। पिछले वाले में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताया गया, इसमें पूछा गया है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब बताओ कौन सा होगा? नीचे से चेक करते हैं। इंपीरियल, IMPERIL, सॉरी IMPERIAL, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है भैया। रॉन्गली पूछा गया, गलत वाला पूछा गया, ये तो करेक्ट लिखा है। इंपीरियल का मतलब होता है कोई हो रॉयल। क्या हो भैया? रॉयल। और रॉयल को हम क्या बोलते हैं? ब्लू ब्लड। एक ईडियम आती है रॉयल के लिए, क्या आती है? ब्लू ब्लड, या अरिस्टोक्रेटिक पर्सन भी बोल सकते हो। और एक ईडियम ये भी आती है, ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू का मतलब क्या होता है भाई साहब? इसका मतलब होता है लॉयल। क्या होना? लॉयल होना। इम इम्पेट्यूनेंट नहीं भैया, इम्पेट्यूनेंट कोई आता ही नहीं, यही वाला सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यही स्पेलिंग गलत लिखी। क्या होता है भैया? इम्पर्टिनेंट होता है। क्या होता है? इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा र्यूड टाइप का, ढीठ टाइप का। ठीक है भैया, र्यूड टाइप का, र्यूड। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंसोलेंट बोल सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ, सबको पता है इसको हम इंसोलेंट बोल सकते हैं। ढीठ टाइप का इंसान, र्यूड हो या ढीठ हो। उसके बाद इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब
मतलब होता है किसी का हिंट देना, किसी को क्या देना, हिंट देना, सजेशन देना। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है क्या देना, हिंट देना या सजेशन देना। तो ये तो स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी थी। उसके बाद इम्पेचुअस, IMPETUOUS, ये भी बिल्कुल सही लिखी थी। तो गलत कौन सी थी, सी वाली। इम्पेचुअस का मतलब होता है जल्दबाजी करना, हैस्टी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हैस्टी बोल सकते हो, रैश बोल सकते हो, जल्दबाजी करना। ठीक है भैया, और कई सारी मीनिंग भी होती है इसकी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हा बताइए भैया। अब देखो भैया, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द होमोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। क्या वर्ड है, एड्रेस। अब देखो भैया, एड्रेस की दो मीनिंग होती है, यहां पे मैं बता देता हूं। एड्रेस की दो मीनिंग होती है। एड्रेस की पहले तो हमें देखना इस वाले क्वेश्चन में कौन सा एड्रेस आया। प्लीज मेक श्योर टू राइट योर फुल होम एड्रेस। प्लीज मेक श्योर हो, क्या लिखने के लिए, अपना पूरा एड्रेस, पूरा पता लिखने के लिए। तो एक एड्रेस की मीनिंग क्या आ गई, पता, पता बताना। दूसरा एड्रेस होता है स्पीच देना, क्या देना, स्पीच देना। तो अब एक पता वाला तो आ गया, तो हमें होमोनिम लिखना। होमोनिम का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन मीनिंग अलग हो। तो प्रोनाउंसिएशन तो एड्रेस ही हो लेकिन मीनिंग, दूसरी मीनिंग वाला एड्रेस हमें देखना है कौन से वाले में, कौन से वाले में स्पीच की बात हो रही है। चारों ऑप्शन देखते हैं। द डिलीवरी ड्राइवर कॉल्ड मी बिकॉज ही वॉज हैविंग ट्रबल फाइंडिंग माई एड्रेस। जो डिलीवरी ड्राइवर था उसने मुझे कॉल किया क्योंकि वो मुश्किल पा रहा था, उसे मिल नहीं रहा था, हमारा पता नहीं मिल रहा था। हमें जबकि स्पीच वाला देखना है, होमोनिम देखना है। द सेलिब्रिटी रिक्वेस्टेड दैट हर रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब जहां पे वो रहता है उसका पता। तो ये वाला भी गलत हो गया। आगे, मिलियंस ऑफ पीपल टर्न्ड लिखा है यहाँ पे, मिलियंस ऑफ पीपल टर्न्ड इन टू वॉच द प्रेसिडेंट्स टेलीवाइज एड्रेस। बहुत सारे लोग आ गए क्या देखने के लिए, प्रेसिडेंट के टेलीवाइज स्पीच देखने के लिए बहुत सारे लोग आ गए। क्या देखने के लिए, स्पीच। तो यहाँ पे एड्रेस किस लिए आया, स्पीच के लिए आ गया, स्पीच के लिए आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया, थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। तीसरा इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में और बेहतरीन अंदाज के साथ। जल्दी से बताओ, फियर ऑफ अगलीनेस, जल्दी से बताओ, फियर ऑफ अगलीनेस, जल्दी से बताओ क्या होता है। एक्रोफोबिया क्या होता है, सबको पता, फियर ऑफ हाइट। क्या बोलते हैं एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। देखो बात जब फियर की होती है तो वहां पे रूट वर्ड एक फोबिया आता है। क्या रूट वर्ड आता है, फोबिया। अगर एवियोफोबिया आता तो क्या आ जाता, फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ने का, हवा में उड़ने का, एरोप्लेन में उड़ने का डर होता है। हाइड्रोफोबिया किसके लिए आएगा, पानी का, पानी का सूत्र तो पता है, H2O होता है। H2O मतलब हाइड्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोफोबिया किसके लिए आया, पानी के लिए। फियर ऑफ वाटर किसका आ गया, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर। अरेक्नोफोबिया क्या आ गया, फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों से जो डर होता है उससे बोलते हैं अरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, कैकोफोबिया विल बी द राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, कैकोफोबिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, टू स्ट्रेन एट अ नेट एंड स्वेलो अ कैमल। इसका मतलब होता है कोई नेट मतलब छोटी चीज है, उस पे बार बार स्ट्रेन करना, उस पे बने रहना, और जो कैमल है उस पे ध्यान ना देना। इसका मतलब है छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान देना, और जो मेन इशू है, मेन मुद्दा है, उस पे ध्यान ना देना। टू बी मेटिकुलस इन एवरीथिंग, बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा मेटिकुलस होना चाहिए, थारो होना चाहिए। थारो का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें देखनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, डीप एनालिसिस करना चाहिए। बिल्कुल गलत। टू बी एक्सट्रीमली फिजिकली वीक, फिजिकली रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होना चाहिए। टू हैव अ वेरी लार्ज एपेटाइट, बहुत ज्यादा भूख होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। टू फस ओवर ट्रिफल्स, ट्रिफल्स का मतलब होता है जो बेकार की चीजें हैं, ट्रिवियल थिंग्स हैं, जो तुच्छी सी चीजें हैं, उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पेटी का मतलब भी होता है बेकार की चीजें, उन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वाइल इग्नोरिंग बिग इशू, जो बड़े इशूज हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उन पे कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी। आते हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा है भैया,
सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये गिवन सेंटेंस है, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बनाना है, ये एक्टिव है इसमें। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव वाइज बनाने जाते हैं, पैसिव वाइज बनाने जाते हैं तो क्या आता है? वॉज आता है या वर आता है? वॉज या वर, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखना है ऑब्जेक्ट क्या है। ये तो सब्जेक्ट था, द बर्गलर। सेवरल आइटम्स क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो पैसिव वाइज में यही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ये प्लूरल है तो इसके साथ वर। सेवरल आइटम्स के साथ वर ढूंढना, इंक्लूडिंग द कारपेट सेवरल आइटम्स हैव बीन नहीं आएगा, वर आएगा। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर, इसमें वर आ रहा है। सेवरल आइटम्स डिस्ट्रॉयड नहीं आएगा, द बर्गलर बीइंग डिस्ट्रॉयड नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड बाय द बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार, जो सेंधमारी करके चोरी करता है। एक ऐसा इंसान जो सेंधमारी करके क्या करता है? चोरी करता है, उसे हम बोलते हैं बर्गलर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डू यू सपोज, अच्छा इनडायरेक्ट बनाना है। डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर फादर, मतलब क्या तुम सपोज करते हो कि तुम अपने पापा से ज्यादा जानते हो। जीयर्ड हिज एंग्री मदर, उसकी गुस्सैल मम्मी ने, उसकी गुस्से से भरी मम्मी ने उसकी मजाक, जीयर का मतलब होता है मौज करना, मौज लेते हुए बोला कि तुम ये सोचते हो कि तुम अपने पापा से ज्यादा जानते हो। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड आना चाहिए था। हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड, हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड, हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड, जीयर्ड दैट, ये वाला गलत हो गया, आस्क्ड आना चाहिए था। उसके बाद डू, डू मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। जब कभी भी डायरेक्ट वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का। तो अब दो तीनों में क्या आना चाहिए? या तो इफ आना चाहिए या तो वेदर, इफ। ठीक है भैया। दूसरी चीज डू आ गया। डू मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। और इफ, और सुनो कंजंक्शन है, इफ कंजंक्शन है, इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। और समझो यू है ऑब्जेक्ट, यू है ऑब्जेक्ट, उससे पूछा गया तो यू उसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। दूसरी चीज यू सपोज नहीं आएगा, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। ही हैड सपोज नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा? हिज एंग्री मदर jeered and asked whether he supposed he knew better than his own father। ठीक है भैया। क्या वो सपोज करता है कि वह अपने पापा से ज्यादा जानता है? नो का क्या हो जाएगा? न्यू, क्योंकि नो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, न्यू आता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा पहले विटनेस को बुलाओ। कॉल द फर्स्ट विटनेस, जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो तो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस किससे बनता है? उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड का प्रयोग करते हैं। जज किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो ऑर्डर्ड देगा, ऑर्डर देगा। तो आस्क्ड और सेड गलत हो गया। ऑर्डर्ड जब आता है तो उसको 2 + V1 से जोड़ देते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते, ये गलत हो गया। तो 9th नंबर का क्या सही हो गया? सी। क्या सही हो जाएगा? सी। द जज ऑर्डर्ड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, क्या जज ने ऑर्डर दिया कि पहले विटनेस को बुलाओ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एरोनियस, बताओ भैया एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है गलतियों से भरा हुआ, फुल ऑफ मिस्टेक, फुल ऑफ मिस्टेक्स। ये सीधे हम लिख सकते हैं, सीधे इसमें लिख लेते हैं जो चीज गलत हो गया हो, रॉन्ग हो गया हो, क्या हो गया हो? एरर का मतलब क्या होता है? गलती। यहीं से समझो एरोनियस आ गया, इसका मतलब गलतियों से भरा हुआ। रॉन्ग या इसी को हम बोल सकते हैं मिस्टेक, कोई गलती हो जाए, कोई गलती हो जाए। फैलेसियस का मतलब क्या होता है भैया? फैलेसियस का मतलब भी होता है कोई चीज इनकरेक्ट हो, कोई चीज इनकरेक्ट हो, फॉल्स हो। फैलेसियस को कैसे याद करोगे? फॉल्स, कोई चीज फॉल्स हो। वाइटल क्या होता है? वाइटल होता है पिवोटल, कोई चीज इंपॉर्टेंट हो। क्या हो भैया? इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट हो। जो आपके गगन सर हैं वो टेस्ट रैंकिंग या सिलेक्शन वे के क्या है? वाइटल कॉग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है भैया।
आगे एक्यूरेट का मतलब क्या होता है भैया, एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, और राइट का मतलब जो चीज बिल्कुल सही हो। तो बताओ इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो जो चीज गलत हो वो होना चाहिए। ये तीनों गलत हो गए, सही आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन। इरोनियस का मतलब होता है इनकरेक्ट, और फैलेसियस का मतलब भी होता है इनकरेक्ट, कुछ गलत हो जाए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आई स्टिच इन टाइम सेव्ड नाइन, इसका मतलब होता है सही समय पे डिसीजन लेने से बहुत सारी चीजें सेव हो जाती हैं, सारी चीजें बच जाती हैं, बहुत सारा टाइम बच जाता है। सेविंग मनी फॉर द फ्यूचर नहीं, ड्रंक और इंटॉक्सिकेटेड नहीं, टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स मोर वर्क, अगर समय से आप एक्शन लोगे जिससे बहुत ज्यादा काम बचाया जा सकता है, कि अगर आपने समय से पढ़ाई कर ली तो आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, यही समझ लो आप लोग। ठीक है, आगे ओहो हो, PQRS आ गया, इस बार ABCD के फॉर्म में है, देखते हैं भैया। अब देखो क्या, गिवन बिलो द फोर जम्बल्ड सेंटेंसेस सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अब देखो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले तो यहाँ पे लिखा है हियर, हियर का मतलब होता है यहाँ, ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो कहीं पे उस प्लेस के बारे में तो बात हुई होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो कहीं पे प्लेस के बारे में तो बात हुई होगी, तो हियर से शुरू नहीं होगा, पहले उस प्लेस का नाम आएगा बाद में हियर आएगा, तो ए वाला खत्म हो गया। हाउएवर हमेशा लास्ट में आता है, शुरुआत में नहीं आता, क्योंकि ये कंक्लूजन बताता है, निष्कर्ष बताता है, इस तरह से। तो डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, बी से शुरू है, एक बी डी और एक है बी ए। तो अक्रॉस मैनी मेट्रोपॉलिटन साइट्स, बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन साइट्स में देयर एग्जिस्ट अ विजिबल कॉन्फ्लिक्ट इन हाउ द ओल्ड एंड द न्यू को एग्जिस्ट, बहुत सारा विजिबल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है कि कैसे ओल्ड और न्यू रहते हैं। उसके बाद हियर, अभी भी प्लेस के बारे में आया नहीं, हियर आएगा किसी प्लेस के बारे में, तो बी के बाद ए नहीं आएगा, जब किसी प्लेस का नाम आ जाएगा तब हियर आएगा, तो ये वाला गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, BDAC, क्योंकि इस हियर तब आएगा जब किसी प्लेस के बारे में बात होगी। तो अक्रॉस मैनी मेट्रोपॉलिटन साइट्स, कई सारी मेट्रोपॉलिटन साइट्स में देयर एग्जिस्ट अ विजिबल कॉन्फ्लिक्ट, एक विजिबल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है इन हाउ द ओल्ड एंड द न्यू को एग्जिस्ट, कैसे पुराने लोग और नए लोग साथ में रहते हैं। हाउएवर, इस तरह से पुडुचेरी, आप आ गया ना, प्लेस का नाम आ गया, और प्लेस के नाम के लिए ही क्या आएगा, हियर। यहाँ पे हियर का मतलब यहाँ पे, देयर मतलब वहां पे, दोनों क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, दोनों क्या है भाई साहब, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। दोनों क्या है भैया, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है भैया, हियर हो गया। आगे चलते हैं भैया, आगे 13 नंबर, ओहो, द कंपनी will invest more 600 crores in the next 5 years to expand its operation in Britain, कंपनी और 600 करोड़ स्पेंड करेगी। और तो या तो हम ये कर सकते थे, या तो ये तरीका अपना सकते थे, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का गलत हुआ है। द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर देन कर सकते थे, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा, और ज्यादा करेंगे, और ज्यादा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आना चाहिए था। या तो ये कर सकते थे द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर देन 600 करोड़, या कंपनी एक्स्ट्रा 600 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। तो दूसरा तरीका ये था, द कंपनी विल फर्दर इन्वेस्ट, और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। ये क्वेश्चन एक बार बैंकिंग के एग्जाम्स में आ चुका है, एडुकेटी ने वही दिया। तो दोनों में किस पार्ट में आ रहा है, ए पार्ट में, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। और ए पार्ट कौन से में है, ऑप्शन सेकेंड में है। ठीक है भैया, अब आपको फर्दर के बारे में पता होना चाहिए। फर्दर क्या होता है, फर्दर होता है कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल। जब एक्स्ट्रा की बात होती है तो वहां पे फर्दर आता है, और एक वर्ड इसी का भाई होता है फार्दर। क्या आता है, फार्दर का मतलब होता है दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो वहां पे फार्दर आता है, क्योंकि फार का मतलब क्या होता है, दूर, फार का मतलब क्या होता है, दूर होता है। आगे, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, कोई शब्द दे रखा है, उसका एंटोनिम बताना है। वर्ड क्या है, गलीबिलिटी, ये नाउन है। वैसे ये शुद्ध वर्ड क्या होता है, एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है, गलीबल, ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, इसी का नाउन फॉर्म है। गलीबल का मतलब क्या होता है, क्रेडुलस। क्या होता है, क्रेडुलस, भोला भाला, सीधा साधा, इसी को हम बोलते हैं इनोसेंट। क्या हो, इनोसेंट, इसी को हम बोलते हैं नेब, बहुत ज्यादा सीधा साधा व्यक्ति हो। ट्रस्ट का मतलब तो आपको पता ही
चाहिए किसी के ऊपर विश्वास। नेविटी मतलब सीधा साधा व्यक्ति, उनके ऊपर विश्वास कर ही सकते हो। इनोसेंस का मतलब क्या होता है, वो भी सीधा साधा, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है जिसके ऊपर आपको क्या हो, डाउट हो। एक व्यक्ति सीधा साधा है, उस पर आप विश्वास कर सकते हो, एक व्यक्ति डाउटफुल है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म बताना है। द मैसिव एक्सटीरियर वॉल ऑफ द ओल्ड मैंसन वाज बीइंग पेंटेड बाय द स्किल्ड लेबरर्स व्हेन इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग हेवीली। वाज बीइंग पेंटेड, वाज बीइंग पेंटेड है मतलब ये ऑलरेडी पैसिवाइज है, और पैसिवाइज है मतलब इसका एक्टिव बनाना है। ये किसका पैसिवाइज है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो हमें क्या देखना है, वाज या वर के साथ वर्ब आईएनजी देखना है। कौन से ऑप्शन में ये आएगा, बीइंग नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा। वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म देखनी, किसके साथ, वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म देखनी। देखते हैं किसमें, द स्किल्ड लेबरर्स हैड बीन नहीं आएगा क्योंकि लेबरर्स है तो पहले तो वर आना चाहिए, तो वर देखो, द स्किल्ड लेबरर्स पेंटेड पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, द स्किल्ड लेबरर्स वर। और यहां पे आ रहा है आर, डी वाला गलत हो गया क्योंकि आर आ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन सही आंसर हो जाएगा। इसी में क्या आ रहा है, वर। इसी में क्या आ रहा है भाई साहब, वर आ रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गिवन बिलो द 4 जंबल्ड सेंटेंसेस सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑप्शन ऑर्डर। 4 जंबल सेंटेंसेज है, उसमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। करेक्ट ऑर्डर क्या है बताइए भैया, क्या करेक्ट ऑर्डर है। अब बताओ, हाउ वेवर, इस तरह से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, मतलब बी से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा। आगे, सिंस वुड थ्राइव्ड इन टेम्परेट क्लाइमेट, इट वाज, इट तो प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन आया तो प्रोनाउन के लिए कोई नाउन तो आया होगा। जब नाउन कहीं पे दे रखा हो तो प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू नहीं होता, तो इसका मतलब सी वाला गलत हो गया। फेस्ड विद हाई कॉस्ट, मतलब हाई कॉस्ट को फेस करके, तो ए से भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा, वर्ब से शुरू नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया, डी ए सी बी। सब्जेक्ट यहीं पे पहले हमें क्या देखना होता है, सब्जेक्ट। तो इंडियन इंडिगो वाज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, वो क्या थी, भारत की जो नील थी, वो जो नीला कलर था वो बहुत ज्यादा महंगा था। एंड ओनली मीगर क्वांटिटीज एवर रीच्ड यूरोपियन मार्केट, केवल ना के बराबर मीगर क्वालिटीज ही यूरोपियन मार्केट पहुंचती थी, थोड़ी क्वांटिटी ही पहुंचती थी, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी। उसके बाद ए आएगा, फेस्ड विद हाई कॉस्ट एंड स्कार्सिटी ऑफ इंडियन इंडिगो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, डी ए सी बी। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस है, उसका सही एक्टिव फॉर्म बताना है। वाई वॉज, तो सब में तो वाई होना चाहिए, ये तो कॉमन। वाई वॉज सच अ लेटर रिटन, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज है, तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वाइज होना चाहिए। साथ में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका मतलब डिड होना चाहिए, डिड, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है। तो यहाँ पे वॉज है, ये गलत हो गया, यहाँ पे हैड है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वन। व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, तुम्हारे भाई इस तरह के लेटर क्यों लिखते हैं। आगे, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ऐसा पार्ट आइडेंटिफाई करो जो ग्रामेटिकल एरर कंटेन करता है। इफ देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस देन सेलेक्ट नो एरर। अगर कोई सेंटेंस में एरर नहीं है तो क्या सेलेक्ट कर दो, नो एरर सेलेक्ट कर दो। द होल फैमिली, पूरा परिवार, वुड बस्ट इनटू, वो भर गया है, पील्स फॉर लॉफ्टर। भैया पील्स फॉर लॉफ्टर नहीं, पील्स ऑफ लॉफ्टर होगा। अब देखो, जब भी कोई कलेक्टिव नाउन किसी नाउन से जोड़ा जाता है तो ऑफ से ही जोड़ा जाता है, आपको पता ही होगा, आपको पता ही होगा। कलेक्टिव नाउन अन, ये तो अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल बन नहीं सकता, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ा गया, पील्स। और किससे जोड़ा जाएगा, ऑफ से जोड़ा जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। और सी ऑप्शन कौन से वाले में है, सेकेंड वाले में है। कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी किस में है, सेकेंड में है, सेकेंड वन में है सी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओहो हो, फिर से पैरा जंबल आ गया। अब पैरा जंबल है तो दैट से तो शुरू नहीं होगा, तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। मोरल एंड एथिकल डिलेमाज, अच्छा बाई से शुरू नहीं होगा, अब ये वाला गलत हो गया। पहले यही देख लेते हैं। द फिलोसफर वॉज कैप्टिवेटेड, फिलोसफर वो था, वो कैप्टिवेट हुआ, वो आकर्षित हुआ, इंचेंटेड हुआ। कैप्टिवेटेड का सिनोनिम हो जाएगा इंचेंटेड, फैसिनेटेड, एल्योर्ड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, द फिलोसफर वॉज कैप्टिवेटेड बाय द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ, तो
पेयर किसका बन रहा है, बी से ए का बन रहा है, तो यही सही हो गया, बी ए डी सी। द फिलोसफर वॉज कैप्टिवेटेड बाय द इंट्रिकेट टेपेस्ट्री ऑफ मोरल एंड एथिकल डिलेमास दैट डिफाइन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो डिफाइन करता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस का करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बताना है। ही इंक्वायर्ड, जब इंक्वायर्ड आ गया तो इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव है, और वेदर कंजंक्शन भी आ गया, इफ और वेदर कंजंक्शन भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो अब बताओ, ही आस्क्ड सब में आना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इफ या वेदर आता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो ये वाला गलत हो गया। अब वेदर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पे वॉज है, वॉज है मतलब पास्ट में गया है, तो ये प्रेजेंट में रहा हो गया, रहा होगा, तो ये गलत हो गया। तो 20 का सही आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड वन। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वन विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं 21 में। ओहो हो, फिर से PQRS है, तो लप्पू सा क्वेश्चन है, इसको देखते ही गोली मार दो, देखते ही निपटा दो। ऑब्जर्व्ड, कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू नहीं होता, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया, डी से कोई है ही नहीं, डी से कोई है नहीं। कोई हेल्पिंग वर्ब से तब सेंटेंस शुरू होता है जब इंटेरोगेटिव होता, कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा है, तो ए वाला गलत हो गया। ए से कितने ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन थे। टू द स्टडी, टू से नहीं शुरू होगा कोई प्रेपोजिशन से, तो आंसर क्या आ जाएगा, BDAC। द अनप्रेसिडेंटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑब्जर्व्ड अक्रॉस वेरियस कॉन्टिनेंट्स ओवर द लास्ट डेकेड्स हैज बीन एट्रीब्यूटेड बाय मैनी क्लाइमेट साइंटिस्ट्स टू द स्टडी राइज इन ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो आंसर क्या आ जाएगा, BDAC। आगे चलते हैं भैया, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, इस ब्लैंक को भरने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, क्या होगा। द टाइनी डियर, जो टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, जो स्मॉल, इसी को हम एल्फ भी बोलते हैं, छोटा डियर, ठीक है। द टाइनी डियर स्टूड लुकिंग एट देम विद आइज, कैसी आंखों के साथ वो देख रहा था, स्टेशनरी, रुकी हुई आंखों के साथ दिख रहा था। अरिड, अरिड का मतलब होता है सूखा, बंजर, बंजर आंखों के साथ दिख रहा था। ल्यूमिनस, चमकीली आंखों के साथ देख रहा था, या क्लियर आंखों के साथ। तो किसी की आंखें कैसी होती है भैया, किसी की आंखें कैसी होती है, चमकीली, चमकदार, तो कैसी आंखों के साथ देख रहा था, ल्यूमिनस आइज के साथ। कैसी आंखों के साथ, ल्यूमिनस आइज के साथ वो किसी को क्या कर रहा था, देख रहा था। कैसी आंखें थी, ल्यूमिनस, चमकीली आंखें थी, चमकीली आंखों के साथ वो किसी को देख रहा था भैया। आगे चलते हैं, आगे सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इसका करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बताना है। आई आस्क्ड मैरी, इसका मतलब फिर से इंटेरोगेटिव है, तो आई सेड टू मैरी आना चाहिए था। इफ सी, इफ आ गया, इफ आ गया, इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सी वुड, विल से शुरू होना चाहिए, विल से, तो कैन वाला खत्म हो गया और वुड वाला खत्म हो गया। आई सेड मैरी विल सी या विल यू ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यू ही तो सी बना होगा, यू है ऑब्जेक्ट, यू है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आया होगा मैरी के पास, तो सेकेंड पर्सन, यू क्या है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैरी, मैरी के पास आया होगा सेकेंड पर्सन, तो क्या हो गया होगा, सी। तो आंसर क्या आएगा, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैरी विल यू लेंड मी अ पेंसिल, मैरी क्या तुम हमें एक पेंसिल उधार दोगे, तो कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वन। आगे चलते हैं, रेडियम, रेज दैट कैन डैमेज द आइज, रेडियम रेज क्या करता है, रिलीज करता है, कुछ रिलीज करता है जो क्या करता है, हमारे आंखों को डैमेज करता है। गिव ओवर, गिव ओवर करता है, गिव ओवर का मतलब स्टॉप समथिंग, किसी चीज को रोक देना, वो रोक देता भैया नहीं, वो रिलीज करता है। रिलीज करने की स्पेलिंग आना चाहिए, रिलीज करने की मीनिंग आनी चाहिए। स्टॉप डूइंग समथिंग, क्या लिखोगे इसमें, स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में क्या करना, बंद कर देना, मना कर देना, स्टॉप डूइंग समथिंग। गिव अवे का मतलब होता है किसी चीज को बांट देना, गगन सर देखते हो किताबें बांटते रहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, अबैंडन करना, क्विट कर देना, छोड़ देना किसी चीज को, क्विट कर देना, QUIT। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गिव ऑफ, गिव ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिस्चार्ज करना, वो अपने अंदर से डिस्चार्ज करती है ऐसी किरणें। रिलीज करना, किसी चीज को रिलीज करना, वो कैसी किरणें रिलीज करती हैं जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, गिव ऑफ विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कम क्विकली, जल्दी आओ, इफ यू विल कैच द ट्रेन, अगर तुम ट्रेन कैच करना चाहते हो। देखो पहले तो कंडीशनल क्लॉज कभी भी आ जाए, कौन सी क्लॉज आ जाए,
कंडीशनल क्लॉज, कभी भी कंडीशनल क्लॉज होती है तो उसमें मॉडल का प्रयोग तो होता ही नहीं है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं होगा, तो नो इंप्रूवमेंट वाला गलत हो गया और ये गलत हो गया। इफ यू हैव कैच नहीं, हैव आता तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती, तो ये गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? इफ यू वांट टू। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसके बाद इफ या वेदर मतलब उसके बाद कंडीशनल क्लॉज आ जाए तो टेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन सा सही आंसर हो गया? कम क्विकली इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। और नॉर्मल भी देख लो, अगर हैव वाला लगाओगे तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, कॉट आना चाहिए, वो तो वैसे ही गलत था। अब आते हैं पैसेज की ओर। किसकी ओर आते हैं? पैसेज की ओर। तो पैसेज करने से पहले हमारा पुराना नियम है, पहले हम क्या करेंगे? उनके क्वेश्चंस को रीड करेंगे। पैसेज को बाद में रीड करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं भैया। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट आर द मेजर थीम्स एक्सप्रेस्ड बाय द फर्स्ट लाइन ऑफ द नोवेल। नोवेल के पहले लाइन में क्या मेजर थीम बताई गई है, क्या मेजर चीज बताई गई? विच डिफेक्ट्स इन कैरेक्टर डज द नेम प्राइड एंड प्रेजुडाइस प्राइमरली रेफर टू। कौन मतलब प्राइड एंड प्रेजुडाइस मतलब घमंड और पक्षपात किसमें दिखाया गया, कौन से कैरेक्टर के लिए दिखाया गया है? ये तो पैसेज में ही पढ़ना पड़ेगा, ये तो पैसेज में ही पढ़ना पड़ेगा किसके लिए यूज हुआ है। हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन डी बारो employed in the novel as a criticism of society। लेडी कैथरीन डी बोरो का कैरेक्टर कैसे बताया गया है, यह भी पैसेज पढ़ के करोगे। व्हाट इज द की इवेंट दैट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन मेकिंग एलिजाबेथ चेंज हर व्यू टू डार्सी। कौन सा की इवेंट था जिससे एलिजाबेथ ने अपने व्यूज को चेंज कर दिया डार्सी के प्रति। व्हाट काइंड ऑफ मैरिज जो डज जॉन ऑस्टिन अपीयर टू प्राइज द मोस्ट। किस तरह की मैरिज को जॉन ऑस्टिन सबसे ज्यादा प्राइज देते थे, सबसे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नोवेल। नोवेल के कंक्लूजन के अनुसार। देखते हैं भैया, पढ़ के देखते हैं भैया, पढ़ाई शुरू करते हैं पैसेज की। पहले क्वेश्चंस देखो फिर पैसेज, ठीक है भैया। Pride and Prejudice by the John Austen is a classic known for its humor and complex characters। Pride and Prejudice कोई नॉवेल था जॉन ऑस्टिन के द्वारा, वो जाना जाता है अपने हंसी मजाक, ह्यूमर का मतलब हंसी मजाक, व्यंग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और जटिल कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है। द फेमस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक, उसे बुक का पहला सेंटेंस, इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, यह एक सत्य है जो पूरे संसार में माना गया है। दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फ्यूचर fortune must be in want of a wife। एक आदमी जिसके पास अच्छा रुपया पैसा है, अच्छा भाग्य है, गुड फॉर्चून, सब सारी अच्छी चीजें हैं, वो किसकी चाहत में होता? वो एक अच्छी पत्नी की चाहत में होता है। ये मतलब सबको, सभी लोगों ने माना है, सभी लोगों ने एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया। बिगेंस टू सेट अप ऑल ऑफ मेजर थीम्स ऑफ मनी, वो सेट करता है सारी चीजें, मेजर थीम्स, जो मेजर चीजें होती जैसे कि मनी, स्टेटस एंड मैरिंग वेल, यही थीम, यही पहला क्वेश्चन था। वो क्या सेट करता है? मनी, स्टेटस और मैरिंग वेल। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, पहला क्वेश्चन तो यही था। व्हाट आर द मेजर थीम्स, मेजर थीम्स क्या थी? वेल्थ, स्टेटस एंड मैरिज, यही तो थी मेजर थीम। कि पहले किसकी बात करें? वेल्थ की बात करें, फिर स्टेटस। भैया मनी किससे रिलेटेड हो गया? वेल्थ से रिलेटेड हो गया। मनी किससे रिलेटेड हो गया? वेल्थ से रिलेटेड हो गया। स्टेटस और अच्छे से शादी करना, यही मेन थीम थी, यही लोगों का मेन चीज होती है। वेल दैट आर प्रीवेलेंट इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड, उस समय इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में यही चीज प्रीवेलेंट थी, यही चीज फेमस थी कि तुम क्या करो? पैसा कमाओ, एक अच्छा स्टेटस बनाओ और अच्छी शादी करो, अच्छी पत्नी होनी चाहिए। आगे द बेनेट फैमिली, जो बेनेट फैमिली थी, पार्टिकुलरली एलिजाबेथ बेनेट, मुख्यतः एलिजाबेथ बेनेट, अ स्मार्ट एंड स्ट्रांग वाइल्ड हीरोइन, वो स्मार्ट और समझदार, वाइल्ड का मतलब जिसके पास दिमाग है, वो सुंदर और समझदार महिला थी, ठीक है। इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑस्टिन्स कमेंट्री ऑन द सोसाइटल imperative for women to marry well and thereby have a stable income। वो ऑस्टिन ने बताया है कि वो क्या थी? एक सब्जेक्ट में थी कि अच्छे से शादी करेंगे, अच्छे से शादी करेंगे और ऐसी जगह शादी करेंगे जिसकी स्टेबल इनकम हो, जो स्टेबल हो, इधर उधर ना हो। इसीलिए तो बोलते हैं सीजीएल में सिलेक्शन ले लो, स्टेबल हो जाओगे फिर अच्छी शादी होगी। उसका रीजन यही है कि पैसा है तो शादी अच्छी होगी। द टाइटल इटसेल्फ इज क्वाइट मीनिंगफुल, टाइटल अपने आप में, जो इसका
टाइटल है, क्या टाइटल है? प्राइड एंड प्रेजुडाइस, अपने आप में घमंडी और पक्षपात, ठीक है, अपने आप में ही मीनिंगफुल है। एज इट फर्स्ट इज इंडिकेट द कैरेक्टर फ्लॉज एंड ड्राइव मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन दिस नॉवेल। इसमें पहले ही वो बताया गया है कि जो कैरेक्टर थे उनमें क्या हुआ था, शुरू में उनमें विवाद हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। नेमली, क्या नेम था? नेमली डार्सीज प्राइड, मुख्यतः डार्सी का प्राइड, डार्सी का घमंड, एंड एलिजाबेथ प्रेजुडाइस, और एलिजाबेथ का जो सीधापन था या जो पक्षपात वाली चीजें थी वो। तो अब बताओ, ये भी एक क्वेश्चन था, कौन सा था? 27, विच डिफेक्ट्स इन कैरेक्टर डज द नेम प्राइड एंड प्रेजुडाइस, प्राइड किसके लिए आया था? प्राइड किसके लिए आया था? डार्सी के लिए। और प्रेजुडाइस किसके लिए आया था? एलिजाबेथ के लिए। तो कौन सा सही हो गया? फर्स्ट वन सही हो गया। आगे चलते हैं। इनफैक्ट वास्तव में मिस्टर फिज विलियम डार्सी, जो फिज विलियम डार्सी था, बीइंग अ रिच, रईस होने के कारण, एंड हाईली रैंकिंग पर्सन, वो रईस भी था और सोसाइटी में भी उसकी रैंक बहुत अच्छी थी कि लोग उसका सम्मान करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोज अ हॉटी कैरेक्टर, शुरू में कैसा कैरेक्टर शो करता है? हॉटी मतलब घमंडी। देयर बाय बीइंग वेरी सुपीरियर बाय वर्च्यू ऑफ हिज क्लास, जो कि बहुत सुपीरियर था उसकी क्लास के वर्च्यू के लिए। एलिजाबेथ हैविंग बीइंग ऑफेंडेड बाय इनिशियल लैक ऑफ वार्मथ, उसकी शुरुआती मतलब वार्मथ की कमी की वजह से एलिजाबेथ जो थी वो बहुत ज्यादा ऑफेंडेड थी। एज वेल एज हैविंग बीन मिसलेड बाय डिसीविंग मिस्टर विकहम, उनको मिसलीड भी किया गया था धोखेबाज मिस्टर विकहम के द्वारा। पानी देना। वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, वेरी क्विकली शोड प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, बहुत जल्दी उन्होंने अपने विचार उनके खिलाफ बना लिए थे, उनके खिलाफ बना लिए थे। एलिजाबेथ को जिनको मिसलीड किया गया था विकहैम के द्वारा, उन एलिजाबेथ ने क्या किया था कि डार्सी के प्रति अपने नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी बना लिए थे। आगे चलते हैं भैया, आगे। ट्रेसेस द स्टोरी ऑफ ईच एज दे नेविगेट्स दीज वीकनेस, वो क्या कर रहे थे, उनको क्या करना पड़ रहा था? अपनी कमजोरियों पे नेविगेट करना पड़ रहा था। डार्सी नीड्स टू लोअर इट्स प्राइड, डार्सी को अपना घमंड कम करना पड़ रहा था। टू एप्रिसिएट द वैल्यू ऑफ एलिजाबेथ इंफीरियर स्टैंडिंग, एलिजाबेथ की इंफीरियर स्टैंडिंग को एप्रिसिएट करने के लिए डार्सी को अपना घमंड कम करना पड़ रहा था। दो सी मस्ट सी द स्ट्रेंथ ऑफ हिज सुपीरियर क्वालिटीज, और समझो, और एलिजाबेथ को भी देखना पड़ रहा था। क्या देखना पड़ता? एलिजाबेथ को भी देखना था उनका सुपीरियर क्वालिटी, जो डार्सी के अंदर सुपीरियर क्वालिटी थी वो एलिजाबेथ को भी देखना था। ऑस्टिन एम्प्लॉयड आयरनी एंड सैटायर लिबरली टू पॉइंट आउट द एब्सर्डिटीज ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर। ऑस्टिन ने बताया कि कैसे आयरॉनिकल, कैसे बेकार रूप से जो हमारा समाज था वो कैसा था, कैसा उसका स्ट्रक्चर था, कैसा अजीब उसका, एब्सर्ड का मतलब अजीब, कैसा अजीब उसका स्ट्रक्चर था। पर्सनलेजेस लाइक द ऑब्सेक्यूअस मिस्टर कॉलिंस, उन्हीं में से कोई एक पर्सन था, कैसा? ऑब्सेक्यूअस मतलब चापलूस मिस्टर, ऑब्सेक्यूअस का मतलब होता है चापलूस मिस्टर कॉलिंस था। और इंपीरियस लेडी कैथरीन, और चालाक टाइप की लेडी कौन थी? कैथरीन थी, ठीक है, कैथरीन डी बोरो। सिंबलाइज द हार्ड एंड सिली एस्पेक्ट्स ऑफ क्लास कॉन्शसनेस, उसने क्या किया था? उसने बताया था कि कैसे मूर्खतापूर्ण कॉन्शसनेस हमारे समाज में विद्यमान है। द सोजन का मतलब होता है एक जर्नी। एट डार्सीज ग्रैंड एस्टेट, जो डार्सी का कोई घर था, वहां की एक जर्नी, वहां की एक यात्रा। पेम्बले, कहाँ की यात्रा? पेम्बरले की एक यात्रा। पेम्बरले एक जगह थी जो जहाँ पे डार्सी का घर था, वहां की एक यात्रा। इज एन इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग इंस्टांस, वो बहुत ही महत्वपूर्ण डिफाइनिंग इंस्टांस था, बहुत ही महत्वपूर्ण डिफाइनिंग इंस्टांस था। इन विच द स्प्लेंडर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द फेवरेबल रिपोर्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट्स कंपेल एलिजाबेथ टू रिवाइज हर अर्लियर ओपिनियन। उसमें क्या हुआ था? उसका जो भव्य प्रॉपर्टी थी और उसके जो नौकर थे, उनके नौकरों के जो विचार थे, उससे क्या किया? एलिजाबेथ के विचारों को रिवाइज कर दिया, उन्होंने अपने विचारों को बदल दिया। एंड रियलाइज द ट्रूथ ऑफ डार्सीज गुडनेस, और एलिजाबेथ ने रियलाइज किया कि डार्सी के अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं। इन द फाइनल एनालिसिस, आखिरी एनालिसिस में, द नॉवेल प्रमोट्स लव मैरिज, किसको प्रमोट करता है नॉवेल? लव मैरिज को। कपल्स लाइक जॉन एंड बिंगले, कैसे कपल? जॉन और बिंगले। एंड एलिजाबेथ और डार्सी, किसने किसने लव मैरिज की थी? जॉन और बिंगले ने, और एलिजाबेथ और डार्सी ने। हु हैव सक्सेसफुल मैरिजेस बिकॉज ऑफ लव, उनकी कैसी शादी थी? सक्सेसफुल शादियां थी
प्यार की वजह से। इन कॉन्टेस्ट टू कपल, इनके विरोध में, हु मैरी फॉर कन्वीनियंस, कुछ लोगों ने कन्वीनियंस के लिए, अपने फायदे के लिए शादी की थी, जैसे कि चार्लोट कैलो कॉलिंस और एंड मिस्टर कॉलिंस। किसने? चार्लोट कॉलिंस और मिस्टर कॉलिंस ने अपने कन्वीनियंस की वजह से शादी की था। और दोज हु आर फुल ऑफ पैशन बट इररिस्पॉन्सिबल, और कुछ लोग ऐसे थे जो उत्साह से तो भरे हुए थे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके अंदर कोई नहीं थी। अब आते हैं बाकी क्वेश्चंस की ओर। पूरा पैसेज पढ़ लिया, आपको पता ही होगा कि इसमें लव मैरिज को प्रमोट किया गया है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया गया है। हाउ इज द कैरेक्टर ऑफ लेडी कैथरीन डी बारो एम्प्लॉयड इन द नॉवेल एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। लेडी कैथरीन के कैरेक्टर को कैसे बताया गया, कैसे बताया गया इसमें, जल्दी से बताओ। सी सिंबलाइजेस आइडियल मैटरनल लव, मैटरनल लव की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, ठीक है भैया। सी रिप्रेजेंट सोशल टायरनी एंड क्लास प्रेजुडाइस, हो सकता है भैया। सी इज प्योरली कॉमिक, वो हंसी मजाक वाली थी, नहीं भैया ये तो बिल्कुल नहीं। सी रिप्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास, ये भी नहीं, वर्किंग क्लास के स्ट्रगल के बारे में तो बात ही नहीं हुई। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी रिप्रेजेंट सोशल टायरनी एंड क्लास प्रेजुडाइस। करेक्ट आंसर यही होगा। ऑड वन आउट कर लोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों चीजों के बारे में पैसेज में बात नहीं की गई है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगले 3 क्वेश्चन आपने आराम से कर लिए पैसेज में, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 का तो पहली 4-5 लाइन में ही मिल गया था। व्हाट इज द की इवेंट? की इवेंट क्या था? दैट मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन मेकिंग एलिजाबेथ चेंज हर व्यू ऑफ डार्सी। कौन सा मेन इवेंट था जिससे एलिजाबेथ ने अपने व्यूज चेंज कर दिए डार्सी के प्रति? तो जब वो पेम्बर्ले गए थे, जब वो पेम्बर्ली गए थे, वहां से उनके व्यूज चेंज हुए। जब उनके नौकरों ने सही बात बताई, नौकरों ने उनके बिहेवियर के बारे में बताया, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? हर विजिट टू पेम्बर्ले एंड हर रिसेप्शन ऑफ डार्सीज लेटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। What kind of marriage does John Austen appear to prize the most? किस प्रकार की शादी के बारे में बताया गया है जॉन ऑस्टिन के द्वारा? सबसे अच्छी शादी के बारे में किसके बारे में बताया गया है अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द नोवेल? किसकी कैसी शादी? मैरिज कॉन्ट्रास्ट entered into by रीजन ऑफ रोमांटिक लव एलॉन? बिल्कुल नहीं। मैरिज बेस्ड सोली ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी? बिल्कुल नहीं। मैरिज फॉर कन्वीनियंस नहीं, बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट लव एंड अंडरस्टैंडिंग इन मैरिज। कैसी मैरिज के बारे में बताया है? जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, प्यार हो और अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसी शादी को प्रमोट किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखो पहले हम क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर पैसेज की ओर दोबारा आएंगे, क्योंकि लगातार आप लोग पैसेज करोगे तो बोर हो जाओगे। पहले क्लोज टेस्ट की ओर आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द वर्ड्स इन द पैसेज हैव बीन लेफ्ट आउट। कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स को छोड़ दिया गया है। रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को केयरफुली पढ़ो और फिर आंसर करो। आफ्टर फॉलोइंग consistently the US order after falling consistently the US dollar for a major part of the year। पूरे साल में लगातार कंसिस्टेंटली फेल, लगातार गिरने के बाद, मतलब रुपया लगातार गिर रहा था, किसकी अपेक्षा? यूएस डॉलर में। कंसिस्टेंटली फॉलिंग, कंसिस्टेंटली फॉल अगेंस्ट आएगा किसी के विरोध में, लगातार उसके विरोध में, उसके खिलाफ लगातार वो नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 4 नंबर। तो क्या आ जाएगा? आफ्टर फॉलिंग कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द यूएस डॉलर फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर द रूपी हैज समव्हाट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। रूपी ने कुछ तरह से, समव्हाट मतलब इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, मतलब पूरा बदल जा रहा है मीनिंग। तो सॉरी, तो इसका मतलब अब कुछ अच्छा हो रहा होगा लास्ट फ्यू वीक्स में। रूपी एडमायर किया जा रहा। पहले तो पास्ट में बात है तो एडमायर तो आएगा ही नहीं। हैज के साथ थर्ड फॉर्म एनर्जी तो नाउन है, ग्राउंड आएगा नहीं, तो वर्ब क्या आ जाएगी? रिकवर्ड, क्योंकि हैज हैव के साथ हमें वर्ब चाहिए। तो द रूपी हैज रिकवर्ड समव्हाट ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। पिछले कुछ सप्ताह में रूपी ने क्या किया है? रिकवर किया है। इट हैज राइजन बाई ऑलमोस्ट 5%। यह बढ़ गया है, लगभग कितना बढ़ गया? 5% बढ़ा है। लगभग कितना बढ़ गया है? 5% बढ़ा है। फ्रॉम इट्स लोवेस्ट लेवल, अपने लोवेस्ट लेवल से, इन अक्टूबर, जो कि पहुंचा था, कब पहुंचा था? अक्टूबर में। रेंडर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। एडमायर आएगा कि नहीं? बिहाइंड आएगा? बिल्कुल नहीं। रीच्ड इन अक्टूबर, जो अक्टूबर में लोवेस्ट लेवल में पहुंचा था। इवन विद दिस रिसेंट इंप्रूवमेंट, इस रिसेंट इंप्रूवमेंट के बावजूद द रूपी इज स्टिल डाउन अबाउट 11% सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अभी भी रुपया 11% डाउन है, 11% नीचे है। ठीक है भैया, आगे आगे
द रुपीज परफॉर्मेंस हैज बीन क्लोजली, रुपीज की जो परफॉर्मेंस थी वो क्लोजली मतलब बहुत नजदीकता से, बहुत ज्यादा निर्भर है किसमें, टू ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस पे बहुत ज्यादा निर्भर है। तो निर्भर के लिए मोरली नहीं आएगा, टाइटली नहीं आएगा, एमिकेबली नहीं आएगा, क्या आएगा, टाइट। क्योंकि एमिकेबली का मतलब होता है फ्रेंडली, टाइटली का मतलब बंधा हुआ नहीं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टाइड हैं। क्या है भैया, टाइड है टू ग्लोबल क्रूड ऑयल। जो रुपी का परफॉर्मेंस है वो ग्लोबल क्रूड ऑयल पे जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, उस पे निर्भर है। दिस मेक्स सेंस, यह सेंस बनाता है। एज इंपोर्टेड ऑयल अकाउंट्स फॉर एज इंपोर्टेड ऑयल अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ इंडियाज टोटल डिमांड, भारत की टोटल डिमांड में जो डिमांड है उसमें जो इंपोर्टेड ऑयल है वो कितना अकाउंट कर देता है, कितना पैसा ले लेता है, 80%। द वैल्यू ऑफ द रुपी ड्रॉप्ड, जो वैल्यू ऑफ रुपी, पैसा की जो रुपया की वैल्यू है वो कम हो जाती है। व्हेन ऑयल प्राइसेज क्लाइम्ड अर्लियर दिस ईयर, जब ऑयल की प्राइसेज बढ़ी थी तो रुपया की कीमत घटी थी। अ ट्रेंड दैट लास्टेड अंटिल अर्ली अक्टूबर, जो ट्रेंड अक्टूबर तक, शुरुआती अक्टूबर तक रहा। सिंस देन, तब से एज ग्लोबल क्रूड प्राइसेज हैव फॉलन, जैसे कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेज जो थे वो गिर रहे हैं। द रुपी हैज अगेंस्ट द डॉलर, रुपी क्या हो रहा है, टेंडम हो रहा है। टेंडम का मतलब होता है दो चीजें जो एक दूसरे के आस पास हो, दो चीजें हो जो एक दूसरे के आस पास हो, बिल्कुल नहीं, रिलेट कर रही थी, नहीं, वो क्या कर रहा था, स्ट्रेंथ कर रहा था, उसको मजबूती प्रदान कर रहा था। द रुपी हैज स्ट्रेंथेन अगेंस्ट द डॉलर, रुपया क्या हो रहा था, डॉलर के खिलाफ मजबूत हो रहा था। अब आते अगले उसमें देख लो कितने लप्पू से पैसे जाए हैं, क्लोज टेस्ट आए हैं, और लोग फोबिया क्रिएट किए थे, फोमो क्रिएट किए थे कि बहुत हार्ड पैसे जाए। आगे चलते हैं। द विकसित भारत गारंटी, ये तो मैंने अभी पढ़ा था 1 महीने पहले। देखते हैं भैया, देखते हैं पहले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट माइट बी द ऑथर्स ओवरऑल पर्पस, ऑथर का ओवरऑल पर्पस क्या होना चाहिए, फॉर डिस्कसिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम मनरेगा टू द वीबी ग्राम जी एक्ट, जो मनरेगा से वीबी ग्राम जी एक्ट हुआ है उसके प्रति ऑथर के क्या पर्पस होना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए। द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग न्यू रूल्स, ऑथर की जो टोन थी नए रूल्स, एग्जाम्पल के लिए देख लो, फोटो बेस्ड अटेंडेंस की बात हुई होगी, उसके लिए ऑथर की क्या क्या टोन थी, बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, जिसको बताया गया है यहाँ पे। आगे, व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन्स पार्टिसिपेशन एंड रूरल रेजिलियंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, वीमेन के पार्टिसिपेशन से रूरल रेजिलियंस में पैंडेमिक के दौरान, कोरोना के दौरान क्या हुआ है, देखते हैं भैया। व्हाट डज द ऑथर्स डिस्कशन ऑफ लैक ऑफ फंडिंग प्राइमरली इंडिकेट, पैसे की कमी, फंडिंग की कमी प्राइमरली मुख्यतः क्या इंडिकेट कर रही है। आगे, व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन, क्या मतलब है, मीन मोस्ट नियरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब, देखते हैं भैया। द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट वीबी ग्राम जी, कोई एक्ट शुरू हुआ है वीबी ग्राम जी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसने किसको रिप्लेस किया है, मनरेगा को, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को। द गोल ऑफ दिस मॉडिफिकेशन, इस मॉडिफिकेशन का गोल क्या था, इज टू इंप्रूव आर्टिकल 21, किसको सुधार करना, आर्टिकल 21 में सुधार करना, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के, विच प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ लाइफ, जो प्रोटेक्ट करता है, जो बचाता है, जो सेव करता है, सुरक्षित करता है हमारे जीवन जीने के अधिकार को। मनरेगा हैज इम्प्रूव्ड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस बाय फैसिलिटेटिंग वेज पेमेंट्स, मनरेगा ने क्या किया था, हमारे समाज में इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया था बाय फैसिलिटेटिंग वेज पेमेंट, क्या देके, वेज पेमेंट प्रोवाइड करके, प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, बेरोजगार भत्ते प्रोवाइड करा के, एंड प्रोमोटिंग इक्वल अर्निंग, और इक्वल अर्निंग को प्रमोट करके। देयर हैज बीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन यहीं से आ गया, वहां पे क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। एंड रिसर्च हैज कंफर्म द इंपैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम टू रेज अर्निंग, रिसर्च ने भी इस प्रोग्राम को कंफर्म किया है कि इससे अर्निंग बढ़ी है, मनरेगा से अर्निंग बढ़ी है। एलिविएट पॉवर्टी, गरीबी घटी है, एंड इनकरेज स्कूल एनरोलमेंट, और स्कूल में ज्यादा बच्चे पहुंचे। इन द पास्ट
5 years, पिछले 5 सालों में वीमेन हैव कंप्राइज 58% ऑफ द वर्कफोर्स, महिलाएं क्या कर रही थी, पूरे वर्कफोर्स का 58% योगदान दे रही थी। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू द रूरल डेवलपमेंट, मुख्यतः किसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, ग्रामीण विकास में, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, किस दौरान, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान भी वो गांव के विकास में योगदान दे रही थी। गिवन दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर्स जो थे, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सेस बोथ द बेनिफिट्स एंड करेंट चैलेंज, ये क्या करता है, महत्वपूर्ण है, यह महत्वपूर्ण है कि एक्सेस करो, जांचो, बोथ द बेनिफिट्स, फायदे को भी जांचो, एंड करेंट चैलेंजेस, और करेंट चैलेंजेस को भी जांचो, ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम की थी, जो सिस्टम के थे उसको भी जांचो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। डिस्पाइट मनरेगा सक्सेसेस, मनरेगा की सफलताओं के बावजूद द प्रोग्राम हैज फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, प्रोग्राम ने फेस किया, क्या फेस किया, उसको लागू करने में चैलेंजेस फेस किया, मेनली ड्यू टू इनएडिक्वेट फंडिंग, अपर्याप्त पैसे की वजह से, अपर्याप्त धन की वजह से, एज एक्नॉलेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसको एक्सेप्ट किया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। डिलेज इन वेज पेमेंट, जो वेज पेमेंट में देरी हो रही थी, एंड फीवर वर्क अपॉर्चुनिटीज हैव रिजल्टेड फ्रॉम दिस लैक ऑफ फंड्स, इस पैसे की कमी से क्या हुआ था कि पेमेंट में देरी हो रही थी और काम की अपॉर्चुनिटी में भी कमी आ रही थी, काम के अवसरों में भी कमी आ रही थी। रिसेंट रूल्स, जो अभी के रूल्स हैं, सच एज इंट्रोड्यूसिंग एन एंटी such as introducing an attendance application that uses photo, जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि फोटो के द्वारा जो अटेंडेंस होती है, हैव क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स, उसने नई प्रॉब्लम्स खड़ी की है, एंड मेड करप्शन ईजियर, क्या कर दिया, करप्शन को और आसान बना दिया। ड्यू टू दीज इशूज, इन इशू के कारण द वीबी ग्राम जी एक्ट हैज इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट चेंजेस, इन इश्यू की वजह से ही वीबी ग्राम जी जो एक्ट आया है, वीबी जी राम जी जो एक्ट आया, उसने इंपॉर्टेंट चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया, इंक्लूडिंग सेक्शन 5(1), किसमें, कोई सेक्शन होगा उसी के अंदर कोई नियम होगा 5 के 1 में एंड 4 to 5, 4 के 5 में, चौथे के 5वें में, विच गिव द यूनियन गवर्नमेंट ग्रेटर कंट्रोल, जो केंद्र सरकार को और ज्यादा कंट्रोल देती है ओवर द पब्लिक वर्क प्रोग्राम, पब्लिक वर्क प्रोग्राम में और ज्यादा क्या देती, कंट्रोल प्रदान करती। देखते हैं, व्हाट माइट बी द ऑथर्स ओवरऑल पर्पस फॉर डिस्कसिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम मनरेगा टू द वीबी ग्राम जी एक्ट, ऑथर का क्या पर्पस था, डिस्कस करने का क्या पर्पस था। एम्फेसाइज हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ट्राई टू मेंटेन constitutionally provided rights while recognizing administrative weakness, हो सकता है। argue that technology based, नहीं, technology based कहीं तो बात ही नहीं हुई, ये गलत हो गया। argue, यहाँ भी argue है, argue that a transition from right based framework to an AI based system, AI based system की कहीं बात ही नहीं हुई है, ये भी गलत हो गया। argue that a decrease in the role of, नहीं, सरकार के रोल को तो बढ़ाया है, केंद्र सरकार के रोल को तो बढ़ाया गया है, आखिरी लाइन यही कहती है, 3 गलत हो गए, तो चौथा अपने आप से ही, क्योंकि इसको बोलते हैं ऑड वन आउट मेथड, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, 3 गलत हो गए, चौथा अपने आप सही हुआ। क्या एम्फेसाइज किया है, एम्फेसाइज हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ट्राई टू मेन कंस्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड राइट्स, उसने कैसे रिफॉर्म किया, कैसे कोशिश की है कि जो हमारे संविधान के राइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, वाइल रिकॉग्नाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस, और किसको पहचान के, एडमिनिस्ट्रेशन की जो वीकनेसेस थी कि फोटो से जो वो होता था, अटेंडेंस था, उससे और ज्यादा करप्शन बढ़ रहा था, तो वो सारी बातें की गई हैं। आगे, द ऑथर्स टोन रिगार्डिंग न्यू रूल्स, एग्जाम्पल के लिए फोटो बेस्ड अटेंडेंस, जो फोटो बेस्ड अटेंडेंस थी उसमें ऑथर की टोन क्या है भैया, जल्दी से बताओ, ऑथर की टोन क्या है, फोटो बेस्ड आइडेंटिटी जो हुआ था, अटेंडेंस हुई थी, उसमें ऑथर ने क्या बोला है, जल्दी से बताओ। इट इज डायरेक्ट रिजेक्शन, ये पूरी तरह से रिजेक्शन था, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। डिटैचडली डिस्क्रिप्टिव आउटलाइनिंग रिफॉर्म्स टू प्रोसीजर्स विदाउट इवेल्युएटिव जजमेंट्स, ये भी नहीं भैया, जजमेंट को तो इवेल्युएट किया था, बिना उसे इवेल्युएट कर किए कैसे कोई काम कर सकते हैं। डिजिटल इंटरवेंशंस विल रिजॉल्व, नहीं भैया, ये ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो क्या आ जाएगा, कॉशियसली क्रिटिकल, उसने क्या किया था कि ध्यान पूर्वक उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। एडमिटिंग द बेनिफिट्स, और किसको स्वीकार किया, उसके फायदे भी स्वीकार किए, ऑफ इनोवेशन व्हाइल पॉइंटिंग आउट द डेंजर्स ऑफ एब्यूज इन ब्यूरोक्रेसी, और उसकी ब्यूरोक्रेसी में जो कमी थी उनको भी एक्सेप्ट किया गया। तो ये दोनों चीजों की बात हुई है, दोनों पक्ष की बात है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ वन। कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ वन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन्स पार्टिसिपेशन एंड रूरल रेजिलियंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इसमें तो बताया ही गया था, वीमेन के पार्टिसिपेशन की वजह से गांवों का विकास हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है मेल और फीमेल्स दोनों को। अब बताओ क्या आंसर आएगा, their intensified appearance might have worsened the existing support। उसने बेकार कर दिया, नहीं भैया, उसने तो सुधारा था। the fact they were active seemingly led to the acceleration of the community's fiscal problem because it resulted in program expenditure being amplified। प्रोग्राम का एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। their significant involvement, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था महिलाओं का, contributed to the continuation of community through the maintenance of the local economy in spite of general economic disruptions that were happening। जो कोरोना की वजह से डिसरप्शन हुआ था उसमें भी उन्होंने क्या लगा के रखा था, बैलेंस बना के रखा था। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड वन। कौन सा आ जाएगा, थर्ड वन। आखिरी क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। व्हाट डज द ऑथर डिस्कशन ऑफ लैक ऑफ फंडिंग प्राइमरली इंडिकेट। पैसे की कमी प्राइमरली क्या इंडिकेट करती, किसके बारे में बताती, रिसोर्स एलोकेशन प्रैक्टिसेज आर हाईली इफेक्टिव, नहीं भैया इसकी बात ही नहीं हुई है। डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी, इसकी भी बात नहीं हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कमी थी उसकी बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वन। क्या आंसर आएगा, थर्ड वन। अब चलते हैं 35 में। व्हाट डज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन मोस्ट नियरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, क्या मतलब है भैया, जल्दी से बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बताता पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, डिस्कसेज एडवांसमेंट दैट आर कैरेक्टराइज बाय फास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं। आउटकम्स दैट एम्फेसाइज द क्रिएशन ऑफ जॉब्स, नहीं भैया शॉर्ट टर्म की तो बात ही नहीं हुई है। स्ट्रेटजीज दैट प्लेसेज एम्फेसाइज मेनली ऑन टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन, बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इंप्रूवमेंट्स रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म में जो हमारे समाज के लिए बेनिफिट्स थे फॉर रूरल हाउस होल्ड्स वाया स्टेबल प्रोग्राम डिजाइन। अब आते हैं आखिरी पैसेज की ओर। दो पैसेज एक क्लोज टेस्ट मैंने करा दिया, और इतना हार्ड नहीं था जितना हार्ड हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने आपको बताया था कि बहुत हार्ड आया, बहुत हार्ड आया। देखो अभी मैंने, हाँ थोड़ा हार्ड था भैया, मेंस का पेपर दे रहा हूं, 3 स्टार्स आपके कंधे में चाहिए, और आप चाहते हो कि लप्पू लप्पू से क्वेश्चंस आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। जब सीजीएल मेंस का पेपर है, नौकरी चाहिए 1 लाख से ज्यादा सैलरी वाली, तो उसमें थोड़ा तो लेवल आएगा। आप सोचते हो कि एमटीएस के लेवल का पैसेज आए, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये चीज तो बहुत अच्छी हुई है। अब आते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ट्रू इन रिगार्ड टू स्टेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिक फाउंड इन द ऑथर्स कंक्लूजन। कौन सा लॉजिक ऑथर के कंक्लूजन में पाया गया, किसके बारे में ऑथर ने बताया। द यूज ऑफ स्ट्रेस टेस्ट, जो स्ट्रेस टेस्ट का यूज था बाय द ऑथर इज एग्जांपल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज, किसका रिजल्ट है, किस चीज का, किस परिणाम का रिजल्ट है। व्हाई आर सुपरवाइजर ऑफन स्लो टू एक्ट व्हेन बैंक्स हैव प्रॉब्लम, जब बैंकों में प्रॉब्लम्स होती हैं तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो क्यों स्लो होते हैं, इसकी बात देखते हैं। व्हाट वुड पॉजिटिव इंसेंटिव डू फॉर द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में पॉजिटिव इंसेंटिव क्या करेगा। द टून विद विच ऑफ द ऑथर अप्रोचेस द करेंट सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, कोई वर्ड आया होगा कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, उसमें ऑथर ने क्या बताया, क्या टून यूज की है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। बैंक फेलियर्स रेज सीरियस कंसर्न अबाउट सुपरवाइजरी ओवरसाइट, जो बैंक फेलियर था उसने बहुत ज्यादा कंसर्न रेज किया है हमारे सुपरवाइजरी ओवरसाइट में, जो बैंक को सुपरविजन का काम करते हैं, बैंक में जो देख रेख का काम करते हैं, बैंक कैसे रेगुलेट कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा कंसर्न रेज किया है। ठीक है, द केस स्टडीज ऑफ क्रेडिट सिसु की जो केस स्टडी थी एंड सिलिकॉन वैली बैंक की जो केस स्टडी थी, हाईलाइट द डिफिशियंसीज इन सुपरवाइजरी सुपरविजन, उसने क्या किया कि कमी बताया, हाईलाइट किया है कमियों को सुपरवाइजरी सुपरविजन में। इन मैनी इंस्टांसेस, बहुत बहुत मतलब बहुत तरीके से या बहुत समय में बहुत
बहुत जगहों पर सुपरवाइजर्स आर हेजिटेट टू कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद बैंक मैनेजमेंट व्हेन वीकनेस आर आइडेंटिफाइड। बहुत जगह पर सुपरवाइजर हेजिटेट होते हैं कि वो बैंक, जो हमारे बैंक मैनेजर्स हैं या बैंक मैनेजमेंट है, उनके ऊपर कोई डिसीजन ले व्हेन वीकनेस आर आइडेंटिफाइड, जब कमियां आ जाती हैं तो वो उनके खिलाफ डिसीजन नहीं लेते। क्यों डिसीजन नहीं लेते? कि उनको पता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो एक क्वेश्चन तो यही था, 38 नंबर, व्हाई आर सुपरवाइजर्स ऑफन स्लो टू एक्ट व्हेन बैंक्स हैव प्रॉब्लम। जब बैंकों में प्रॉब्लम होती थी तो सुपरवाइजर स्लो क्यों होते थे? दे यूज अ सीक्रेट स्ट्रेटजी, बिल्कुल नहीं। दे डू नॉट हैव द लीगल पावर, बिल्कुल नहीं। दे आर कंफ्यूज, नहीं। दे प्रेफर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, वो उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे, वो विवाद नहीं चाहते थे, वो विवाद नहीं चाहते थे। आगे चलते आगे, ठीक है भैया, आगे। प्रेफरिंग टू डू नथिंग रेदर देन टेक करेक्टिव एक्शन, वो क्या प्रेफर करते थे कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, एक्शन लेने के तो लेते ही नहीं थे, उसकी जगह पे वो ये प्रेफर करते थे कि वो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है भैया, preferring to do nothing rather than take corrective action at a point in time when key issues are building into a problem, जब key issues build होते थे। Regulators must adopt an attitude change in which they place more emphasis on the results rather than details। जो रेगुलेटर्स थे उनको फोकस करना चाहिए कि उनका मेन फोकस रिजल्ट्स पर हो, वो ज़्यादा प्रेशर डालें रिजल्ट्स पे, इस पे नहीं डालें, छोटी छोटी डिटेल्स को छोड़कर वो परिणामों पे, रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करें। ओवर एम्फेसाइज ऑन ट्रिवियल मैटर्स, वो क्या करते हैं, ज्यादा ओवर एम्फेसाइज on trivial matters might lead regulators to overlook more fundamental issues। जो ओवर एम्फेसाइज, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा फोकस करना, ज्यादा जोर डालना, वो लेड करता है रेगुलेटर्स को ओवरलुक कर दें, नजरअंदाज कर दें मोर फंडामेंटल इशूज, जो ज्यादा फंडामेंटल इशूज थे, सच एज वेदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव एडेक्वेट कैपिटल। कैसे फंडामेंटल इशूज, जैसे कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनके पास पर्याप्त कैपिटल है नहीं, इन केस ऑफ शॉक, कुछ गलत हो जाए, कुछ मुसीबत आ जाए, उस समय बैंक के पास पर्याप्त धन है नहीं। रेगुलेटिंग रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सिंप्लीफाइड, जो रेगुलेटिंग रिक्वायरमेंट थी वो सिंपल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू कैपिटल में ओवरलुक सिस्टमैटिक रिस्क इन देयर अप्रोच व्हेन स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट इन एक्टिविटीज ग्रेविटिंग टूवर्ड्स लेस हैवीली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस इन द नॉन बैंक। यहाँ पे स्ट्रेस की बात आ गई, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, रेगुलेटिंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी सिंप्लीफाइड, जो रेगुलेटिंग रिक्वायरमेंट थे वो सरल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन, जो कठिन रेगुलेशन है, रिक्वायरमेंट्स है, इन रिलेशन टू कैपिटल में ओवरलुक, वो क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं सिस्टमैटिक रिस्क को इन देयर अप्रोचेज व्हेन स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट इन, जब स्ट्रेस टेस्ट परिणाम बन जाता है एक्टिविटीज ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स लेस हैवीली रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस इन द नॉन बैंक सेक्टर। जब स्ट्रेस टेस्ट बढ़ जाता है तो उसका परिणाम हो जाता है कि लोग कहां पे फोकस करते हैं, नॉन बैंकिंग सेक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं। इंप्रूव सुपरवाइजरी एंड बैंक कम्युनिकेशंस वुड प्रमोट बेटर सुपरविजन, जो इंप्रूव सुपरवाइजरी है कि और अच्छे से जो जांच होगी और क्लियर बैंक कम्युनिकेशन होगा, वो प्रमोट करेगा बेटर सुपरवाइजन, अच्छे सुपरवाइजन को एज ए टूल फॉर मैनेजिंग रिस्क। किसका टूल बन जाएगा, मैनेजिंग रिस्क का। रिकमेंडेशंस इंक्लूड बीइंग अपफ्रंट अबाउट सुपरवाइजरी गोल्स, उनके जो रिकमेंडेशन होने चाहिए कैसे होने चाहिए, सुपरवाइजरी गोल्स होने चाहिए। ओपननेस टू चेंज विद इन द बैंक ऑर्गेनाइजेशन, और वो खुले होने चाहिए कि उनके विचार ओपन होने चाहिए कि वो बैंक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकें। एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन सुपरवाइजरी, और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है भैया। कॉन्टैक्ट्स एज अ वे ऑफ प्रोमोटिंग स्विफ्ट प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, जल्दी से प्रॉब्लम रिजोल्यूशन को उनको ये सारी चीजें करनी चाहिए। दीज वुड एड शेयर होल्डर्स एज वेल एज द ओवर इकोनॉमी, ये क्या करेगा, एड करेगा, और ज्यादा बढ़ाएगा, और ज्यादा प्रमोट करेगा, किसको प्रमोट करेगा, शेयर होल्डर्स को और इकोनॉमी को। इन कंक्लूजन में बोल सकते हैं, रेदर देन परस्यूइंग अ माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को छोड़ के अ मूव टूवर्ड्स अ
क्लियरली डिफाइंड रेगुलेशन दैट सपोर्ट्स अ पॉजिटिव इंसेंटिव, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो सपोर्ट करे पॉजिटिव इंसेंटिव को, इज व्हाट इज नीडेड टू इंश्योर दैट बैंक्स बिहेव विद इन फ्रेमवर्क, बैंक कैसे बिहेव करे, कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए कि बैंक एक फ्रेमवर्क में बिहेव करे, दैट प्रमोट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो क्या प्रमोट करे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रमोट करे। देखते हैं भैया क्या आंसर होगा 36 का, बताइए आप लोग। Which of the following is most true in regard to stating the structure of logic found in the author's conclusion? Authors के conclusion में क्या logic found हुआ है? It proposes that bank managers should be given more freedom, बिल्कुल नहीं। It urges a transition from procedural pedantry towards और रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। उन्होंने ये बोला था कि छोटी छोटी बातों पे ध्यान ना दे के, छोटी छोटी जानकारियों पे फोकस ना करके हमें रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें रखनी चाहिए। आगे, द यूज ऑफ स्ट्रेस टेस्ट, जो स्ट्रेस टेस्ट का यूज है बाय द ऑथर इज एग्जाम्पल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज, वो किसका परिणाम बनेगा, किस कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम बनेगा। द फेलियर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिपोर्ट, नहीं भैया ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। द मूवमेंट ऑफ रिस्क रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज इनटू इंडस्ट्रीज दैट आर लेस हैवीली रेगुलेटेड, ऐसी इंडस्ट्रीज में जाएंगे जो कम रेगुलेशन होगी, जहां पे कम रेगुलेशन होगी। वाई आर सुपरवाइजर्स ऑफेन स्लो, ये तो मैंने करा ही दिया था। व्हाट वुड पॉजिटिव इंसेंटिव्स डू फॉर द बैंकिंग सिस्टम, पॉजिटिव इंसेंटिव्स बैंकिंग सिस्टम्स में क्या करेगी। मेक बैंक रूल्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें करेगी नहीं। ब्रिंग बैक माइक्रो मैनेजमेंट, उसने बोला माइक्रो मैनेजमेंट में तो फोकस ही नहीं करना है, और छोटी छोटी डिटेल्स में भी फोकस ऑन टाइनी डिटेल्स, नहीं इनमें नहीं करना है। स्टॉप बैंक्स एंड, नहीं भैया बैंक को रोकना भी नहीं है। हेल्प बैंक्स बिहेव इन अ वे दैट कीप्स द इकोनॉमी स्टेबल, लास्ट लाइन ये है कि बैंक को ऐसे काम करना है जिसमें हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे। आगे चलते हैं भैया। द टून विद विच द ऑथर अप्रोचेस द करेंट सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब, कौन सी टून थी जिसने सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया ऑथर के रेगुलेशन को, बताइए भैया कौन सी टून थी कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन को बेस्ट डिस्क्राइब कर रही, जल्दी से बताओ। होपफुल दैट इट विल इवेंचुअली हेल्प, नहीं भैया होपफुल तो होना ही नहीं। क्रिटिकल बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड रूल्स कैन एक्चुअली कॉज मोर रिस्क, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं वो ज्यादा रिस्क कॉज कर सकते हैं, ज्यादा रिस्क हो सकते हैं। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन हुए। जिन्होंने इस बार मेंस नहीं दिया, आई होप कि अगली बार आप मेंस दोगे, और सारे लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा, और हमारे एप्लीकेशन सिलेक्शन वे को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका मॉक फॉर्मेट आपको टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।